Hello to all my dear students of class 6th. This is Priyanka Arora and students, I welcome you all to virtual classroom of mathematics. So students, today I will be beginning a new topic for you in this particular video, and that is your chapter number 8, algebraic expression. I have already told you in the previous chapter that what actually is algebra. Okay, so here you will read about the expression of algebra. So today I will be explaining you all the questions of exercise 8.1. So let's begin. So students, before starting the exercise 8.1 of chapter number 8 algebraic expressions, there are few points which I want to discuss with you all. So the first point is a statement of equality that involves some variable or variables is called an equation. ऐसी statement of equality का मतलब यहाँ पर है the sign of equal to. सो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर इक्वल टू का साइन होता है एंड वेरिएबल्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल द अल्फाबेट्स आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स. सो ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर इक्वल टू का साइन होता है, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, उनको कहा जाता है इक्वेशन. ओके, देन एनी स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग इनइक्वालिटी साइन, ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर इनइक्वालिटी का साइन होता है, दैट मीन्स इक्वल्स का साइन ना होकर ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है, तो वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट इक्वेशन नहीं कहलाती है, वो कहलाती है इनइक्वेशन. ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज एन इक्वेशन मस्ट हैव एन इक्वल टू साइन. एक पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर इक्वल टू का साइन होना कंपलसरी होता है, तभी वो एग्जैक्टली इक्वेशन कहलाती है. Okay students, so please keep these 3 points in mind, and with this I'm starting exercise 8.1. So question number first is this: only some statements are given and we have to identify that the given statement is a equation or inequation. That means it is a equation or not an equation. So pay attention on part A. It is 4x plus 5 is greater than 9. यहाँ पर देखिए वेरिएबल तो है क्वेश्चन के अंदर, राइट? यहाँ पर आपको 4 के साथ में x दिख रहा है, तो यहाँ पर वेरिएबल तो है क्वेश्चन में, बट इक्वल टू का साइन नहीं है. यहाँ पर किसका साइन है? ग्रेटर देन का साइन है. और अभी मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने कहा था आपको माइंड में रखने हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी स्टेटमेंट के अंदर ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है तो वो इक्वेशन नहीं काउंट होती है. तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? सिंस इट इज नॉट हैविंग अ साइन ऑफ इक्वालिटी, सो इट इज नॉट एन इक्वेशन. क्योंकि इसके अंदर इक्वालिटी का साइन नहीं है, इस वजह से ये इक्वेशन नहीं काउंट होगी. फाइन. नाउ सी पार्ट बी. इट इज 6x minus 9 is equal to 10. अब यहाँ पर आप देखिए वेरिएबल भी है क्वेश्चन के अंदर और इक्वल टू का साइन भी है. दोनों ही जो पॉइंट्स हैं वो अवेलेबल हैं हमारी इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर. So that's why it is an equation. It is an equation as it involves variable and the sign of equality both. Okay, क्योंकि दोनों हैं इसके अंदर अवेलेबल, इसीलिए ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये इक्वेशन कहलाएगा. Then move on to C part. It is y upon 3 plus 4 is less than 7. यहाँ पर वेरिएबल तो है बट इक्वल टू का साइन नहीं है. यहाँ पर इक्वल टू के साइन की जगह क्या गिवन है? लेस देन का साइन. सो क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इक्वल टू का साइन नहीं मेंशन है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन इक्वेशन. नाउ पे अटेंशन ऑन पार्ट डी. पार्ट डी के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, 1609x plus 10y is equals to 15z. मैंने आपको बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही वेरिएबल होगा तभी इक्वेशन काउंट होगी. वेरिएबल भी हो सकते हैं और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं किसी स्टेटमेंट में. जैसे यहाँ आप देखिए एक वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y और तीसरा वेरिएबल है z. यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं और उसके साथ में इस स्टेटमेंट के अंदर इक्वल टू का साइन भी गिवन है. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज एन इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर भी वेरिएबल्स भी हैं और इक्वल टू का साइन भी है, सो इट इज एन इक्वेशन. ओके, नाउ पार्ट ई. इट इज 177p plus q
इज ग्रेटर देन 16q माइनस p। अब यहाँ पर वेरिएबल्स तो हैं स्टूडेंट्स p और q, लेफ्ट हैंड साइड में भी और p एंड q राइट हैंड साइड में भी, बट बीच में सेंटर में आप देख सकते हो यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू की साइन की जगह ग्रेटर देन का साइन है, so which is not counted in an equation, so that's why it is not an equation. Now finally F part of question number first, it is 5p plus z is less than 0। यहाँ पर वेरिएबल्स आपको दिख जाएंगे, वेरिएबल p एंड वेरिएबल z, बट इस स्टेटमेंट के अंदर भी इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू की साइन की जगह यहाँ पर लेस देन का साइन है। अब क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, इस वजह से ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट इक्वेशन नहीं कहलाएगी, सो इट इज नॉट एन इक्वेशन। फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर कुछ इक्वेशंस गिवन है, उसको हमें स्टेटमेंट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। ओके, उसको हमें लैंग्वेज के अंदर लिखना है। तो पहले आप इक्वेशन रीड करिए। इट इज 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 17। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखिए 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, तो जैसा मैंने बताया था कि कभी भी नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो उसको हम मानते हैं साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो 3 मल्टीप्लाई हुआ होगा x से, तभी उसका जो आंसर है वो क्या आया, 3x। अब 3x को हम क्या लिख सकते हैं लैंग्वेज में, या तो हम इसको लिख सकते हैं thrice the number x। ओके, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप इसको लिख सकते हो 3 टाइम्स x, क्योंकि टाइम्स का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो आप इसको 3 टाइम्स अ नंबर x करके भी मेंशन कर सकते हो, या फिर आप इसको 3 टाइम्स x भी मेंशन कर सकते हो। तो देखिए स्टेटमेंट के अंदर हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, वी कैन राइट एज 3 टाइम्स x एडेड टू y गिव्स 17। 3 टाइम्स x को जब हमने y में ऐड किया तो हमारे पास में रिजल्ट आया 17। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अ नंबर y एडेड टू 3 times a number x to give the result as 17. In any way you can write it down. Next, B part. It is 10x is equal to 1 to 1 0. 10x, अब 10 और x के बीच में भी कोई साइन नहीं है, that means multiplication. तो ये होगा 10 times a number x is equal to, or you can write is 1210, 1210. ओके, तो आप यहाँ पर इसकी जगह गिव्स भी लिख सकते हो, लाइक यहाँ पर आप लिख सकते हो 10 times a number x gives 1210. Okay, so like this also you can write it down. Then next, 3x plus 5 is equals to 8. So this is similar to A part. Okay, here the next variable was given, 2 variable was given, and here in C part, in place of variable, a constant number is given. So this you can write as 3x के अंदर 5 को add किया गया, तो you can write 5 added to 3 times a number x gives 8. Okay, or as I have written here, 5 added to 3 times x is 8. In any way you can write it down. Now part D. It is x minus 7 is equals to 25. So we can simply write it as the difference of x and 7 gives 25. Okay, or 7 subtracted from x is 25. इस तरीके से भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं. Then part E, 3 upon 2y plus x is equal to 12. इसको हम मेंशन करेंगे 3 upon 2 of a number y added to a number x is 12. Okay, या फिर आप इसको लिख सकते हैं x added to 3 upon 2 times of a number y gives 12. Okay, then part F, it is 6y is equals to 42. So 6 times a number y gives 42. So it is so easy. Now part G is y upon 4 is equals to x plus 1. So इसको हम लिख सकते हैं y upon 4 है ना, तो y upon 4 को हम मेंशन कर सकते हैं 1 upon 4. फाइन, 1 upon 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे लेटर y से, सो मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर हट जाएगा, और जो न्यूमरेटर में 1 है जब वो y से मल्टीप्लाई होगा तो 1 into y हो जाएगा y, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4. सो बेसिकली ये y upon 4 क्या है, 1 upon 4, और 1 upon 4 को हम वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, 1/4. ओके,
So 1/4 of a number y is 1 more than a number x. 1/4 of a number y जो है वो x से 1 ज्यादा है, more है. So like this you have to write it down. 1/4 of a number y is 1 more than a number x. More than यहाँ पर इस plus के reason से add हुआ है. Okay? More than का मतलब जो यहाँ पर है वो plus है. So 1 more than a number x. Then part h. 5x plus 9 is equal to 25. Okay? So इसको भी हम लिख सकते हैं कैसे? 9 added to 5 times a number x gives 25. Okay? 9 को 5 times a number x में add किया है तो हमारा result आया है 25. So simply you have to mention it in statement. Now part I. So part I is 1 upon 4x plus 2 is equals to 4. अब देखिए इन दोनों नंबर्स का सम हो रहा है तो या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 added to 1/4 of a number x gives 4, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है the sum of 1/4 of a number x and 2 gives 4. Okay? Then next 2p minus 1 is equal to 8. इसको आप कैसे लिख सकते हैं? The difference of 2p and 1 is equal to 8. Simply आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा मैंने बताया the difference of 2p and 1 is 8. Okay? या तो आप ऐसे लिखिए या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 1 subtracted from 2 times a number p is 8. Okay? In any way you can write. Now 3 in bracket m minus n. अब देखिए स्टूडेंट्स 3 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो कभी भी किसी नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो हम उसको मानेंगे साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पर है 3m minus n. ओके? ब्रैकेट के अंदर तो आप इसको कैसे लिखेंगे 3 टाइम्स. मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है टाइम्स. सो 3 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ m and n is 1. अगर हम m और n का डिफरेंस करके उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा 1. फाइन. नेक्स्ट पार्ट L. इट इज y plus p is equal to 21. जब हम y और p को ऐड करते हैं तो उसका सम आता है 21. तो इसको सिंपली आप लिखेंगे सम ऑफ द नंबर y and p is equal to 21, या फिर a number p added to a number y gives 21. Fine. So that was question number 2. Now let us move on to question number 3. Question number 3 is quite simple, students. What we have to do here, check if the given values are the solution to the respective equation. यहाँ पर कुछ equation given है और जो भी equation है उसमें जो given variable है उसकी value given है तो वो value हमें equation में put करके देखना होगा, check करना होगा कि left hand side और right hand side की value सेम आ रही है या नहीं आ रही है. अगर दोनों वैल्यू सेम आती है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दैट मीन्स जो गिवन वैल्यू है वो सॉल्यूशन है इक्वेशन का, और अगर दोनों सेम नहीं आती है तो दैट मीन्स गिवन वैल्यू इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. ओके? सो राइट नाउ व्हाट इज गिवन? इट इज गिवन 2x is equals to 30. ये है हमारी इक्वेशन. क्वेश्चन में गिवन है कि x की जगह हमें वैल्यू पुट करनी है 15. तो यहाँ पर हम x की जगह पुट कर देंगे 15. 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. और राइट हैंड साइड में गिवन था 30 तो हमने मेंशन कर दिया 30. नेक्स्ट स्टेप में जब आप 2 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 30 और राइट हैंड साइड में है ऑलरेडी 30. तो आप देखिए यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के. दोनों साइड एक दूसरे से इक्वल है और इक्वल है दैट मीन्स जो हमने x की वैल्यू पुट करी है उसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा है. सो x is equals to 15 is the solution of the given equation. So in the same way we have to do all the remaining parts. So let us move on to the B part. So see, B part here is 3p minus 2 is equal to 12. इक्वेशन है हमारी 3p minus 2 is equal to 12. और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि p की जगह हमें पुट करनी है वैल्यू 5. अब 3 और p के बीच में कोई साइन नहीं है तो हम लगाएंगे साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन और p की जगह हम पुट कर देंगे वैल्यू 5. बाकी वैल्यूज एज इट इज आएगी. माइनस का साइन एज इट इज, 2 एज इट इज और 12 एज इट इज. देन मल्टीप्लाई करिए. 3 5 होता है 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 12.
अब लेफ्ट हैंड साइड में जब आप माइनस करेंगे 15 में से 2 को तो आपके पास में आ जाएगा 13 और दूसरी जगह क्या आ जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड में तो 13 आया है और राइट हैंड साइड में क्या आया है, 12 आया है। यहाँ पर LHS is not equal to RHS। ओके, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है और ये दोनों साइड्स अगर इक्वल नहीं है दैट मीन्स जो हमको यहाँ पर वैल्यू गिवन थी वो इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। P is equals to 5 is not the solution of the given equation. Okay students, so like this you have to solve it. And no need to write it in a complete way is not equal to, you can simply cancel the equal to sign। जब आप equal to के sign को cancel करोगे तो उसका मतलब यही होता है it is not equal। Fine। Now pay attention on part C, it is 2x upon 7 is equals to x minus 6। यहाँ पर x की प्लेस पे हमें पुट करना है नंबर 14। अब देखिए 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो पहले दोनों को सेपरेट करके इसके बीच में मैंने मल्टीप्लाई का साइन शो किया है। 2 into x upon 7 is equals to x minus 6। अब x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे और x की जगह वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 14 और राइट हैंड साइड में भी x की जगह यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 14। अब देखिए 7 डिनोमिनेटर में है और 14 न्यूमरेटर में है और 7 और 14 दोनों ही 7 की टेबल से कैंसिल होते हैं तो हम 7 को कैंसिल कर देंगे, 7 1 से 7 एंड 14 आता है 2 टाइम्स तो 7 2 जा 14। नेक्स्ट स्टेप में जब आप 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 एंड राइट हैंड साइड में जब आप 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8। यहाँ पर भी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल्स नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड दैट मीन्स the given value is not the solution of the equation, that means this x is equals to 14 is not the solution of the given equation. Okay students, is it clear? Now part D, it is 2 in bracket x plus 5 is equal to 8। यहाँ पर भी 2 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो हम पुट करेंगे साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन और इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x plus 5 is equal to राइट हैंड साइड में आ जाएगा 8। अब x की जगह यहाँ पर जो वैल्यू पुट करनी है वो वैल्यू हमें पुट करनी है माइनस का 1, तो यहाँ पर मैंने पुट किया माइनस का 1 प्लस का 5 एज इट इज आ जाएगा, इक्वल टू का साइन आएगा और राइट हैंड साइड में वैल्यू 8 आप एज इट इज मेंशन कर देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में 2 into, अब एक माइनस का साइन है एक प्लस का साइन है, इंटीजर चैप्टर में हमने पढ़ा था अगर एक माइनस का साइन होता है एक प्लस का साइन होता है तो माइनस प्लस सॉल्व होके हो जाता है माइनस। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, माइनस और प्लस को सॉल्व करेंगे माइनस करके। सो 5 में से जब आप 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। जो ग्रेटर इंटीजर होगा उसी का साइन लगेगा, तो 5 और 1 में से ग्रेटर है 5 तो प्लस का साइन ही लगेगा, तो प्लस मेंशन करने की नीड नहीं रहती तो हम डायरेक्टली मेंशन कर देंगे 4 और राइट हैंड साइड में आ जाएगी वैल्यू 8। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप मल्टीप्लाई करिए, सो 8 इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली सिमिलर है। दैट मीन्स जो वैल्यू गिवन थी x की प्लेस पर दैट इज -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन equation. Okay, now part E, it is 2 then in bracket p plus 1 bracket close then -5 is equal to 3. So this is the equation. अभी आप वापस देखिए 2 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है स्टूडेंट्स, तो हम वहां पर पुट करेंगे साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन और ब्रैकेट के अंदर हम मेंशन कर देंगे 2 into p plus 1 then -5 is equal to 3। यहाँ पर p की जगह हमें पुट करनी है वैल्यू 3 जो कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, तो हम ब्रैकेट में पुट करेंगे p की जगह 3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज -5 इज इक्वल टू 3। देन नेक्स्ट स्टेप में 2 into एज इट इज आप मेंशन करेंगे और ब्रैकेट को सॉल्व कर दीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर दोनों प्लस के नंबर है, 3 और 1 को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 4 -5 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट स्टेप में पहले आप करेंगे मल्टीप्लाई बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग और फिर आप करेंगे सब्ट्रैक्शन। सो 2 4 हो जाएगा 8 -5 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 3। अब 8 में से जब आप 5 को माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा आपके पास में 3 और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी हमारे पास में है नंबर 3,
So that means here also left hand side is equal to right hand side. That means p is equals to 3 is the solution of the given equation. तो जो भी वैल्यू गिवन थी वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. अगर दोनों साइड सेम आती है so given value is the solution. अगर दोनों साइड सेम नहीं आती so given value is not an solution. Okay students, now pay attention on the last part of this question and it is 3 upon 2p is equals to 27 upon 2. यहाँ पर p की प्लेस पे हमें पुट करना है नंबर 8. सो 3 अपॉन 2 और p के बीच में कोई साइन नहीं है तो पहले यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया है साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन और p की वैल्यू जो है क्वेश्चन में गिवन है 8 तो वो मैंने नेक्स्ट स्टेप के अंदर शो करी है. 3 अपॉन 2 इंटू 8 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 27 अपॉन 2 ही आप एज इट इज मेंशन करेंगे. अब 2 और 8 देखिए 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा है. 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8. अब 4 और 3 को आप मल्टीप्लाई करिए. सो लेफ्ट हैंड साइड में तो जब आप 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12 और राइट हैंड साइड में क्या गिवन है स्टूडेंट्स? इट इज गिवन 27 अपॉन 2. सो 27 को जब आप 2 से डिवाइड भी करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो डेसिमल के अंदर आएगा. ओके कैसे? देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो 12 है. 27 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 को 2 से डिवाइड करिए तो आ जाएगा 1. देन 2 की टेबल में 7 नहीं आता है. 7 से छोटा आता है 6. कितने टाइम्स? 3 टाइम्स. 2 3 जा 6. 1 रिमाइंडर बच गया. अब डेसिमल लगाएंगे तो 1 के पास में लग जाएगा 0. दैट मीन्स हो जाएगा 10. सो 2 की टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स. तो देखिए अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा. लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है 12 और राइट हैंड साइड में आ रहा है 13.5. That means left hand side is not equal to right hand side. So p is equals to 8 is not the solution of the given equation. Okay students, is it clear? Now the last question of this exercise is question number 4 and it is write the equations for the following statements. Again some statements are given and we have to frame the equation for these statement. The first one is Aman is 4 years elder to his brother Karan. अमर अपने ब्रदर करण से 4 इयर्स एल्डर है. एल्डर मतलब बड़ा है. पवन इज 6 इयर्स एल्डर टू अमन और जो पवन है वो अमन से 6 इयर्स एल्डर है और उन तीनों की जो एजेस हैं उसका सम गिवन है 44. यानी कि अगर तीनों की एज को ऐड कर देते हैं तो उसका रिजल्ट आता है 44. तो पहले आप देखिए स्टूडेंट्स जो 3 पर्सन के नेम यहाँ पर गिवन है वो क्या है. एक का नाम है अमन, दूसरे का नाम है करण और तीसरे का नाम है पवन. सो दीज आर द 3 नेम्स विच आर गिवन इन दिस क्वेश्चन. अब इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि जो अमन है वो 4 इयर्स एल्डर है अपने ब्रदर करण से और जो पवन है वो 6 इयर्स एल्डर है अमन से. ओके रेफरेंस में किसके गिवन है? अमन की एज करण के रेफरेंस में गिवन है और पवन की एज अमन के रेफरेंस में गिवन है. दैट मीन्स अमन और पवन की तो इंफॉर्मेशन है हमारे पास में बट करण की कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या अज्यूम करेंगे? हम अज्यूम करेंगे कि जो करण है उसकी एज क्या है? x है. ओके तो देखिए यहाँ पर मैं करण की एज के नीचे मेंशन कर देती हूँ x ईयर्स. ओके क्योंकि एज है इसलिए यहाँ पर मैंने ईयर्स मेंशन कर दिया है. अब अमन के बारे में क्या गिवन था? अमन जो है वो करण से 4 इयर्स एल्डर है. एल्डर मतलब बड़ा. तो बड़ा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? करण की एज के अंदर प्लस कर देंगे. क्या प्लस कर देंगे? 4 को प्लस कर देंगे. तो जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इयर्स. सो अमन की एज के अंदर आप 4 ऐड करने के बाद में इसमें भी यूनिट मेंशन कर दोगे इयर्स. दैट मीन्स अमन की जो एज है वो कितनी गिवन है? y प्लस 4 इयर्स. अब पवन की एज का क्या बोला था कि पवन जो है वो अमन से 6 इयर्स एल्डर है. ओके सो पहले हम लिखेंगे अमन की एज. तो अमन की एज कितनी गिवन थी? x प्लस 4. अब अमन की एज से भी 6 इयर्स एल्डर है, बड़ा है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे? और 6 को ऐड कर देंगे. तो ये हो जाएगा x प्लस 4 प्लस 6 और यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे इयर्स. ओके अब देखिए तीनों के साथ में यहाँ पर हमने ईयर्स मेंशन कर दिया. फाइन. तो इसको जब आप टोटल करोगे पवन की एज को, बिकॉज 4 और 6 दो कांस्टेंट नंबर गिवन है, वैल्यूज गिवन है, तो 4 और 6 को ऐड करने पर आ जाएगा x प्लस 10. सो फाइनली
पवन की जो एज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, x प्लस 10 ईयर्स। फाइन, करण की एज आ गई x ईयर्स, अमन की आ गई x प्लस 4 ईयर्स और पवन की आ गई x प्लस 10 ईयर्स। और तीनों की एज का जो सम गिवन है क्वेश्चन में वो कितना गिवन है, वो गिवन है 44, कि अगर हम तीनों की एज को ऐड करते हैं तो उसका सम आ जाता है 44। तो देखिए हम इसको किस तरीके से विथ इक्वेशन विथ स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या माना था कि करण की जो एज है वो x ईयर्स है, तो वही मेंशन किया है, लेट द एज ऑफ करण बी x ईयर्स। अब अमन जो था वो करण से 4 ईयर्स बड़ा था, तो हमने उसको मेंशन कर दिया x प्लस 4 ईयर्स, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था। और पवन की जो एज है वो अमन की एज से 6 ईयर्स ज्यादा है, तो उसको हम इस तरीके से शो करेंगे x प्लस 4 प्लस 6 यानी कि x प्लस 10 ईयर्स। और तीनों की एजेस का जो सम है वो कितना है, 44। तो अब इससे जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, करण की एज के अंदर अमन की एज को ऐड करिए और अमन की एज के अंदर पवन की एज को ऐड करिए, तो आ जाएगी आपके पास में टोटल एज। तो करण की एज कितनी थी, करण की एज हमने निकाली थी x प्लस, उसके बाद में अमन की एज हमने क्या निकाली थी, x प्लस 4 प्लस, उसके बाद में जो पवन था उसकी एज हमने क्या निकाली थी, x प्लस 10। और कहा गया है कि तीनों की एज का जो सम है वो कितना है, 44। नेक्स्ट स्टेप में जो भी x वाली वैल्यूज हैं उनको आप ऐड कर लीजिए, x x x 3 टाइम्स x आ रहा है तो हम उसको लिखेंगे 3x प्लस, नंबर्स को आप ऐड करिए, नंबर्स यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 10 है, तो 4 और 10 को जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आ जाएगा 44। सो इस तरीके से बन जाएगी आपकी इक्वेशन 3x प्लस 14 इज इक्वल टू 44। फाइन, नाउ बी पार्ट, द कैंटीन हैज 2 टाइप्स ऑफ सैंडविचेस। एक कैंटीन के अंदर दो तरह के सैंडविचेस अवेलेबल हैं, एक है चीज सैंडविच और दूसरा है वेजिटेबल सैंडविच। ऑन अ पर्टिकुलर डे the number of cheese sandwiches is 5 more than twice the number of vegetable sandwiches। एक दिन क्या हुआ, जो चीज सैंडविचेस थे वो वेजिटेबल सैंडविचेस के पहले तो डबल हुए और उसके 5 मोर भी हुए। ओके, ऑल्सो देयर आर 35 चीज सैंडविचेस, और चीज सैंडविचेस का नंबर भी गिवन है कि टोटल चीज सैंडविचेस कितने गिवन थे। ओके, अब देखिए यहाँ पर चीज सैंडविचेस के बारे में तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमको गिवन है, बट जो वेजिटेबल सैंडविच है, वेजिटेबल सैंडविचेस के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि जो हमारे वेजिटेबल सैंडविचेस हैं वो कितने हैं, x हैं। ओके, तो चीज सैंडविचेस के बारे में इंफॉर्मेशन हमें निकालनी है, तो चीज सैंडविचेस के बारे में जैसा कि मैंने बताया क्या इंफॉर्मेशन थी कि पहले तो चीज सैंडविच वेजिटेबल सैंडविच के ट्वाइस हैं, ट्वाइस, ट्वाइस को हम पढ़ चुके हैं, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 2। सो सबसे पहले आप जो वेजिटेबल सैंडविच है उसका डबल करोगे, तो वेजिटेबल सैंडविचेस थे x, इसका डबल जब करोगे तो हो जाएगा 2x। अब क्या बोला गया है, उससे 4 ज्यादा, मोर, मोर को हम डिफाइन करते हैं प्लस साइन के साथ में, तो यहाँ पर 2x के साथ में आपका लग जाएगा प्लस का साइन और फिर आप मेंशन कर दोगे नंबर 5, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5। और टोटल नंबर भी गिवन था चीज सैंडविचेस का कि टोटल नंबर कितना था, 35, तो यहाँ पर हम इक्वेशन में पुट कर देंगे राइट हैंड साइड में नंबर 35। तो इस तरीके से चीज सैंडविचेस की इक्वेशन हम फ्रेम कर लेंगे। फाइन, so let us discuss this with proper statement. Let the number of vegetable sandwiches be x, then number of cheese sandwiches is 5 more than twice the number of vegetable sandwiches. This is the statement which is already given in the question. Then what is given, twice the number of vegetable sandwiches, vegetable sandwiches का double, so vegetable sandwiches का double हो जाएगा, पहले x था उसका double हो जाएगा 2x। now 5 more than twice the number, अब उससे 5 ज्यादा, तो 2x से 5 ज्यादा कैसे डिनोट करेंगे, 2x plus 5। and then the information which is given in the question is total number of cheese sandwiches कितने हैं, 35। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी चीज सैंडविचेस को डिनोट करने के लिए, 2x plus 5 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आ जाएगा सिंपली नंबर 35। ओके, नाउ सी पार्ट, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 34 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर गिवन है 34 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आपको पता है सम ऑफ द बाउंड्री। द सेकेंड साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर लेस देन द फर्स्ट साइड। जो सेकेंड साइड है वो फर्स्ट साइड से 8 सेंटीमीटर कम है। एंड द थर्ड साइड इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द सेकेंड साइड, और जो थर्ड साइड है
वो सेकेंड साइड से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो फर्स्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज अननोन, और जो ट्राइंगल की फर्स्ट साइड है वो हमें नहीं पता है, वो अननोन है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि जो फर्स्ट साइड है वो क्या हो जाएगी, उसको हम मान लेते हैं लेटर x। ओके, अब क्योंकि ये पेरीमीटर का क्वेश्चन है तो इसके अंदर यूनिट हम पुट कर देते हैं सेंटीमीटर, बिकॉज पेरीमीटर में भी यहाँ पर क्या गिवन है, सेंटीमीटर। अब देखिए, ये तो हो गई इंफॉर्मेशन फर्स्ट साइड के बारे में जो हमने लेट किया है। अब हम सेकंड साइड के बारे में देखते हैं। तो सेकंड साइड के बारे में देखिए क्या गिवन है, सेकंड साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर लेस देन द फर्स्ट साइड। सेकंड साइड फर्स्ट साइड से 8 सेंटीमीटर लेस है। सो फर्स्ट साइड थी x, x में से आप 8 को माइनस करिए। ओके, और इसके आगे भी आप पुट कर देंगे यूनिट सेंटीमीटर। नाउ सी व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन रिगार्डिंग द थर्ड साइड। इट इज गिवन दैट थर्ड साइड इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द सेकंड साइड। थर्ड साइड जो है वो सेकंड साइड से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो पहले आप सेकंड साइड लिखिए, सेकंड साइड है x माइनस 8, इससे 4 ज्यादा, तो ज्यादा को शो करने के लिए हम प्लस मेंशन करेंगे। कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा, तो आप ऐड कर देंगे 4। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो x माइनस 8 प्लस 4, माइनस प्लस होता है माइनस, 8 में से जब आप 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, और ग्रेटर नंबर है x तो आएगा माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा x माइनस 4, और यूनिट आप पुट कर देंगे यहाँ पर भी सेंटीमीटर। ओके, तो ये आ गई हमारी तीनों साइड, और इसका पेरीमीटर कितना गिवन है, 34 सेंटीमीटर। तो इनको यूज में लेके हम किस तरीके से इक्वेशन फ्रेम करेंगे, जस्ट पे अटेंशन। यस, सी क्या डिस्कस किया था हमने यहाँ पर, लेट द फर्स्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर। फर्स्ट साइड को हमने x सेंटीमीटर लिया था, सेकेंड साइड जो थी वो फर्स्ट साइड से 8 सेंटीमीटर लेस थी, तो सेकेंड साइड आ गई थी हमारी x माइनस 8 सेंटीमीटर, वही हमने यहाँ मेंशन किया है। थर्ड साइड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी कि जो थर्ड साइड है वो सेकेंड साइड से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। सो x माइनस 8 में हमने 4 को ऐड किया, देन हमारा रिजल्ट क्या आ गया, x माइनस 4 सेंटीमीटर। अब जैसा कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन के अंदर पेरीमीटर जो कि है गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 34 सेंटीमीटर गिवन है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो जितनी भी साइड्स हैं, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, सबको प्लस करने पर आ जाएगा हमारा पेरीमीटर। तो जैसा कि हमारी फर्स्ट साइड थी x, सेकंड साइड हमारी कैलकुलेट हुई थी x माइनस 8, और थर्ड साइड हमारी कैलकुलेट हुई थी x माइनस 4, तीनों का सम मिला के आ जाएगा 34 सेंटीमीटर। अब आप x x x इन तीनों x की टर्म्स को साथ में ले लीजिए, और जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको भी साथ में ले लीजिए, यानी कि -8 और -4 को हम साथ में प्लेस कर देंगे, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 34 सेंटीमीटर। अब देखिए x x x यहाँ पर 3 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3, तो अगर ये 3 टाइम्स आ रहा है तो इसका सम मिलाकर क्या हो जाएगा, 3x, x प्लस x प्लस x 3x। यहाँ पर माइनस का 8 है और माइनस का 12 है, और रूल्स ऑफ इंटीजर्स में हमने पढ़ा था कि कभी भी हम दो माइनस के साइन को लेते हैं, माइनस माइनस, तो उसका रिजल्ट तो प्लस आता है, बट वहां पर जो साइन लगता है वो साइन कौन सा लगता है, माइनस का साइन लगता है। तो यहाँ पर भी जो साइन लगेगा वो कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा, बट ये होंगे क्या आपस में, ये होंगे आपस में प्लस। तो 8 और 4 को आप ऐड करेंगे, आ जाएगा 12, और साइन लगेगा यहाँ पर माइनस का, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 34 सेंटीमीटर। इसके फर्दर हमें नहीं सॉल्व करना है, हमें क्वेश्चन में सिर्फ इक्वेशन फ्रेम करने के लिए कहा गया था, तो बस हम इक्वेशन फ्रेम करके लीव कर देंगे वहीं पर क्वेश्चन, उसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, so that was part C. Now we are on the last part of this exercise. It is the sum of three consecutive integers is 27. Three consecutive integers students वो integers होते हैं जो just एक के बाद एक आते चले जाते हैं, one after the other. So यहाँ पर हम consider करेंगे जो तीन consecutive integers हैं जो एक के बाद एक आते हैं। तो first को हमने consider किया x, सेकेंड को हमने कंसिडर किया x प्लस 1, और थर्ड को हमने कंसिडर किया x प्लस 2। जैसे कि कॉन्जिक्यूटिव, कोई भी तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की मैं बात करूं, जैसे कि मैंने बात करा 6 7 8, ये है कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो एक के बाद एक आ रहे हैं। तो पहला जैसे 6 है तो दूसरा कैसे कैलकुलेट हुआ, दूसरा कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करा, 6 में 1 को प्लस किया, और थर्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करा, 6 में 2 को ऐड किया।
तो इस तरीके से हमारे तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैलकुलेट हो गए। बट अभी यहाँ पर नंबर ना लेकर हमने लिया है वेरिएबल। तो पहला हमने ले लिया x, दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे x प्लस 1, और तीसरा कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे x प्लस 2। तो इस तरीके से आपको तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को कंसिडर करना है और तीनों का सम मिलाकर क्वेश्चन में गिवन है 27। तो हम मेंशन कर देंगे इसको 27। अब जब आप इसको इक्वेशन में फ्रेम करेंगे तो सिंपली आपकी इक्वेशन के अंदर क्या आ जाएगा, क्या नंबर थे, पहला था x, दूसरा था x प्लस 1 और तीसरा था x प्लस 2। ओके, और इनका सम मिला के क्या आ गया 27। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करिए, सारे जो वेरिएबल्स हैं x उनको साथ में लीजिए, x प्लस x प्लस x, 3x है यहाँ पर, और कांस्टेंट क्या है 1 प्लस 2, ये हो गए कांस्टेंट। राइट हैंड साइड में आ जाएगा 27। अब देखिए 3 टाइम्स x आ रहा है, x x x, तो वो ऐड होके हो जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 27। दैट्स इट। बस अब आप इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे, इसके आगे आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज इट वाज आस्क्ड टू राइट ओनली द equation of the statement, and here we have written the equation. It is 3x plus 3 is equals to 27. Okay students, is it clear? So students, with this I have given you the explanation of all the questions of exercise 8.1 chapter number 8 algebraic expressions. I hope students all these questions must be clear to you. If you are finding doubt in any particular question, then I request you to watch the explanation of that question again and then try solving the questions by yourself. Still, if you find any doubt, then mark your doubt and ask me in the live class of maths. And please keep in your mind the 3 points which I have told you in the beginning of the video. According to those 3 points, you will differentiate between what is equation and what is inequation. Okay students, so that's all for today. I'll see you back in the next video. Till then, complete this work and take care of yourself. Thank you so much students.